हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। यार बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ जैव अणु के एमसीक्यू कराए थे, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं लेकर के आया हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न का पार्ट 2 जैव अणु का। और इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा 14 एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में जो कि जैव अणु से संबंधित होंगे और बहुत ही ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। अगर आपको जवाब पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर उसके बाद में आपको आपका आंसर बताऊंगा। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, यानी कि ये पूछ रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सबसे ज्यादा हमें कहां से मिलता है। ऑप्शन दिया गया है प्लांट यानी कि पादप, एनिमल्स यानी कि जानवर यानी कि जंतु, मिनरल साल्ट खनिज लवण जिसको कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव। तो हमने आपको पढ़ाया होगा, जब हम पढ़ा रहे थे आपको तो हमने कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के बारे में बताया था। तो हमने आपको कार्बोहाइड्रेट के दो प्रमुख सोर्सों के बारे में बताया था। पहला आपको बताया था हमने पादप, जितने भी हरे पादप होते हैं उनमें। दूसरा हमने आपको बताया था दूध एवं दूध से बने उत्पाद। तो इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं दूध या दूध से बने उत्पाद तो यहाँ पर है नहीं, तो हमको मिल क्या रहा है, प्लांट मिल रहे हैं यानी कि पादप मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का संरचनात्मक इकाई है यानी कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज। ये पूछ रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट किस चीज का बना होता है, उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है, उसकी संरचनात्मक इकाई क्या होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहले हम ऑप्शंस पढ़ते हैं, आप जानिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना वो एक पॉलीमर होता है। ठीक है, वो क्या होता है, पॉलीमर होता है। और ऑप्शन क्या दिया गया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो हमें लग रहा है कि जो ऑप्शन है वो मोनोसैकेराइड है। तो मोनोसैकेराइड कैसे हुआ, क्योंकि हमें पता है कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र मैं यहां पर लिखता हूं, ये लिखा हुआ CnH2nOn का होल n, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो ये सिंपल सा जो कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है ये मोनोसैकेराइड का जनरल फार्मूला है और उसके बाहर यन लगा दिया। तो यन का मतलब क्या हो जाएगा कि जब नंबर बढ़ेगा बाहर की ओर तो अंदर की ओर भी नंबर बढ़ेगा, और नंबर बढ़ेगा तो कार्बोहाइड्रेट की जो चैन होगी वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारा हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि इनमें से कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है। ये पूछ रहा है कि जो आपको नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से डाइसैकेराइड कौन सा नहीं है। ठीक है, डाइसैकेराइड कौन सा नहीं है, विच इज नॉट डाइसैकेराइड। ऑप्शन है माल्टोज, मैनोज, लैक्टोज, सुक्रोज। तो अगर हम बात करते हैं जो माल्टोज होता है, माल्टोज जो होता है वो आपका डाइसैकेराइड होता है। लैक्टोज जो होता है वो भी आपका डाइसैकेराइड होता है। सुक्रोज जो होता है ये भी डाइसैकेराइड होगा। तो सुक्रोज जो होता है बेटा, सुक्रोज जो होता है वो बना होता है आपका ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से। लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से। माल्टोज जो होता है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना होता है। तो बच क्या रहा है हमारा, मैनोज बच रहा है, और जो मैनोज होता है वो डाइसैकेराइड नहीं होता। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो होगा दूसरा मैनोज, ये मैनोज आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि गन्ने में शर्करा किस रूप में पाई जाती है। यानी कि जो हम ऊख होता है जिसको गांव की भाषा में ऊख या ईख कहते हैं, उसके अंदर जो शुगर पाया जाता है वो किस टाइप की होती है, विच टाइप शुगर प्रेजेंट इन शुगर कैन। तो ऑप्शन दिया गया आपका माल्टोज, सुक्रोज, फ्रैक्टोज, ग्लूकोज। तो ये जो आपका ऑप्शन है उसमें से अगर हम बात करते हैं माल्टोज की, तो माल्टोज को हम माल्ट शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक, माल्टोज को हम क्या कहते हैं, माल्ट शुगर के नाम से जानते हैं। फ्रैक्टोज जो होता है भैया, फ्रैक्टोज जो होता है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है सुक्रोज की। ठीक है, हेक्सोज शुगर ये है। ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिलकर के सुक्रोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज और लैक्टोज मिलकर के लैक्टोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर के माल्टोज का निर्माण करते हैं। तो यानी कि इसकी बात करते हैं तो ये आपका जो होता है वो शुगर तो है, जो शुगर तो है बट गन्ने के अंदर नहीं पाया जाता। तो जो आपका ऑप्शन है सुक्रोज, सुक्रोज शुगर जो होता है भाई वो सुक्रोज
अंदर पाया जाता है, यानी कि हम बात करते हैं इसको कैन शुगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, शुगर जो होता है सुक्रोज, उसको हम कैन शुगर या गन्ने के अंदर पाए जाने वाली शर्करा के नाम से जानते हैं। फिर चलिए अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, सुक्रोज बना होता है, यानी कि सुक्रोज मेड अप ऑफ। ये पूछ रहा है कि जो सुक्रोज होता है वो किस चीज का बना होता है, सुक्रोज में क्या चीजें पाई जाती हैं जिससे मिलकर के ये बनता है। तो अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शंस की, तो ऑप्शन आपको दिया गया ग्लूकोज, फ्रैक्टोज। क्या ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक बंध से सुक्रोज बनता है? हो सकता है। आगे बात करते हैं ग्लूकोज और लैक्टोज, इसके बीच में बनता है? नहीं, लैक्टोज होता है खुद ही मिलकर शुगर है, लैक्टोज होता है वो खुद ही मिलकर शुगर है, ये खुद ही ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर के बना हुआ है। उसके बाद बात करते हैं ग्लूकोज और ग्लूकोज। जी, ग्लूकोज और ग्लूकोज से हमारा ये बनता है माल्टोज बनता है। उसके बाद बात करते हैं ग्लूकोज और माल्टोज, माल्टोज तो खुद ही एक डाइसैकेराइड है। तो आपका क्या बच रहा है ऑप्शन, आपका ऑप्शन जो बच रहा है वो पहला बच रहा है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज जो होता है बच्चा, वो आपस में मिलकर के सुक्रोज का निर्माण करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है सुक्रोज की, वो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ एवं पॉलीसैकेराइड कौन सा है? Which polysaccharide and carbonic compounds are found on the earth in excess amount? ठीक है, एक्सेस अमाउंट थोड़ा सा नहीं लिखा हुआ, भूल गए। तो अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा आपका पॉलीसैकेराइड पाया जाता है पृथ्वी पर, ऑप्शन दिया गया है काइटिन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, स्टार्च। तो अब यहाँ पर आप थोड़ी सी स्टोरी को सुनेंगे। सुनिए, अगर हम बात करते हैं जो काइटिन होता है, काइटिन जितने भी आर्थ्रोपोडा के इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनके एक्सोस्केलेटन यानी कि बाह्य कंकाल के निर्माण में भाग लेता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेलुलोज की, तो सेलुलोज आपके घास फूस पौधे झाड़ियां जितने भी होते हैं उनका सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति बनाने में भाग लेता है या इन चीज से बना होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हेमिसेलुलोज, तो हेमिसेलुलोज जो होता है वो सेलुलोज को बांध कर रखने के लिए पाया जाने वाला एक रेशे के जैसा यानी कि धागे के जैसा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टार्च की, तो स्टार्च भी एक स्टोरेज फूड मटेरियल होता है। ठीक है, संचित भोज्य पदार्थ होता है स्टार्च। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है, तो हम देखते हैं तो हमारे चारों तरफ छोटे से लेकर के बड़े तक, घास से लेकर के बहुत बड़े पौधे तक पाए जाते हैं और सभी की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो पदार्थ हो जाएगा या सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो कार्बनिक यौगिक पॉलीसैकेराइड है वो आपका सेलुलोज है। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरे की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा पॉलीसैकेराइड नहीं है। ये पूछ रहा है कि जो आपको नीचे ऑप्शंस दिया गया है इसमें पॉलीसैकेराइड कौन सा नहीं है, विच इज नॉट पॉलीसैकेराइड। तो ऑप्शंस में पढ़ रहा हूं, स्टार्च, काइटिन, सेलुलोज, अगार। तो अगर हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर सिंपल सी बात करते हैं, तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या दिया गया, स्टार्च। अब स्टार्च जो होता है भैया वो आपका स्टोरेज पॉलीसैकेराइड होता है, भोज्य पदार्थ को संचित करके रखने वाला पॉलीसैकेराइड होता है। दूसरी बात करते हैं काइटिन, तो काइटिन भी आपका स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड होता है यानी कि संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड होता है। ये क्या करता है भैया, इंसेक्ट के अंदर और फंजाई यानी कि कीड़े जो होते हैं, कीट जो होते हैं उनके अंदर और जो आपके कवक होते हैं उनके अंदर कोशिका भित्ति और एक्सोस्केलेटन बनाने का काम करता है। उसके बाद बात करते हैं सेलुलोज की, सेलुलोज पादप में पाया जाने वाला संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड होता है। तो है तो तीनों पॉलीसैकेराइड भी, ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है और ये काइटिन और सेलुलोज क्या है आपका स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है। बच क्या रहा है आपका, अगार बच रहा है। तो जो अगार होता है भाई ये आपका पॉलीसैकेराइड नहीं है। तो आपके प्रश्न के अनुसार जो सही जवाब है वो है अगार। अगार पॉलीसैकेराइड नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि लिपिड का रासायनिक संगठन क्या है। लिपिड का रासायनिक संगठन है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो लिपिड होता है वो किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिपिड। तो अगर हम आपके ऑप्शंस लाते हैं तो पहले ऑप्शन में आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। दूसरे ऑप्शन में आता है आपका कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन।
तीसरे में आता है सल्फर फास्फोरस कार्बन हाइड्रोजन, चौथे में आता है नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर हाइड्रोजन। तो अभी अगर हम बात करते हैं जो आपका लिपिड होता है, लिपिड किस चीज का बना होता है, तो लिपिड भाई अगर हम बात करते हैं तो लिपिड में नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। अगर हम बात करते हैं लिपिड के अंदर तो सल्फर पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज पाई जाती है जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। तो क्या इसमें ऑक्सीजन है? नहीं है। दूसरी बात करते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये नहीं पाया जाता बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस सल्फर। अभी हमने क्या बताया कि लिपिड के अंदर कार्बन भी पाया जाता है, सल्फर भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, इसके अलावा एक और चीज पाई जाती है जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। तो पहले ऑप्शन में अगर हम देखें तो पहले ऑप्शन में हमको ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कार्बन भी देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन भी देखने को मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, फास्फोरस भी देखने को मिल रहा है और सल्फर भी देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जो लिपिड का लिए आंसर हो जाएगा वो पहला आंसर सही हो जाएगा। लिपिड का जो रासायनिक संगठन होता है उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर फास्फोरस पाया जाता है। उसके बाद चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर, यानी कि अगले प्रश्न की ओर अगर हम चले तो अगला प्रश्न ये है हमारा कि वसीय अम्ल के अणुओं के क्रियात्मक होते हैं, यानी कि ये पूछ रहा है फंक्शनल ग्रुप ऑफ फैटी एसिड, जो आपके वसीय अम्ल होते हैं ना उनके क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं कि एक दूसरे से वो अटैच्ड हो सके। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन दिया गया है COOH, OH, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल और हाइड्रोक्साइड नहीं होते। दूसरा है हाइड्रोक्साइड और मैथिल नहीं होता। तीसरा है मैथिल और कार्बोक्सिलिक अम्ल, जी यही तो होता है, हमने देखा था ना भैया, इस प्रकार से CH3 और इस प्रकार से हमने पढ़ा था COOH, इस प्रकार से हमने फैटी एसिड के बारे में पढ़ा था। दो टाइप के फैटी एसिड पढ़ा था ना, एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्ल के बारे में पढ़ा था ना। इसी प्रकार से संरचना बनाता, तो एक तरफ क्या है CH3 है, दूसरी तरफ क्या है COOH है, तो है ना CH3 COOH। तो इस प्रकार से आपका जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रोटीन अणु किन अणुओं के बहुलक होते हैं, यानी कि ये पूछ रहा है कि जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल होते हैं वो किसके पॉलीमर्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो प्रोटीन होती है उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि इस दुनिया में 300 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें से केवल 20 एमिनो अम्ल प्रोटीन निर्माण का भाग करते हैं। तो अभी आप ध्यान से अगर मेरी बातों को सुने होंगे तो आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि प्रोटीन किस चीज का बना होता है। मैंने आपको कहा कि प्रोटीन 20 एमिनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। तो चलिए ढूंढते हैं क्या एमिनो अम्ल ऑप्शन में है। देखिए पहला है एमिनो अम्ल, जी है, बिल्कुल है। तो पहला आपका एमिनो अम्ल है, दूसरा ग्लिसरॉल है, तीसरा मोनोसैकेराइड है, चौथा न्यूक्लियोइड है। तो अगर हम बात करते हैं हमारा पहला ऑप्शन जो होता है एमिनो एसिड, वो सही आंसर है। प्रोटीन के अणु एमिनो एसिड के बने होते हैं, एमिनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा ये है कि प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में सिरे होते हैं। ये कह रहा है कि जो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना होती है उसमें कितना टर्मिनल कितना एंड होता है। तो अभी तो मैंने आपको बताया CH3 COOH, ये प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है, फर्स्ट डिग्री स्ट्रक्चर है प्रोटीन की। इसमें एक क्या है आपका N टर्मिनल है और दूसरा C टर्मिनल है। N और C टर्मिनल पाए जा रहे हैं प्रोटीन में। एक सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया। तो अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन में 2 टर्मिनल है और ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 2 टर्मिनल, 1 टर्मिनल, 3 टर्मिनल, 0 टर्मिनल। तो अभी अगर हम बात करते हैं जो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना होती है, फर्स्ट डिग्री स्ट्रक्चर होती है, उसमें तो 1 और 2 सिरे पाए जाते हैं, N टर्मिनल और C टर्मिनल पाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 सिरे हो जाएंगे। 1 और 3 टर्मिनल प्रोटीन की स्ट्रक्चर में है ही नहीं, और 0 टर्मिनल हो सकता है प्रोटीन के 3rd डिग्री स्ट्रक्चर में, 4th डिग्री स्ट्रक्चर में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है ये कि इनमें से प्रोटीन का कौन सा अणु गोलाकार नहीं होता है, यानी कि ये गोलाकार होता है।
तो ये पूछ रहा है कि प्रोटीन जो होते हैं वो तो फाइब्रस भी होते हैं, रेशे के जैसा होते हैं, ठीक है, कुंडलित भी होते हैं, हेलिक्स, बीटा प्लेट सीट भी होते हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो गोलाकार भी होते हैं। गोलाकार प्रोटीन कौन होता है इसकी बात करते हैं। तो हिस्टोन, ब्रोटेलिन, ग्लोबुलिन, आल, क्या सभी प्रोटीन गोलाकार होते हैं? ये पूछ रहा है कि क्या सभी प्रोटीन गोलाकार होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ऑल का मतलब। तो अगर हम बात करते हैं तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा हिस्टोन। हिस्टोन जो होता है बेटा ये गोलाकार प्रोटीन होता है और इसके पास तृतीयक एवं चतुर्थक संरचना पाई जाती है, लेवल की स्ट्रक्चर पाई जाती है, यानी कि हिस्टोन्स हैव 3rd डिग्री एंड 4th डिग्री स्ट्रक्चर, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन है और इसके पास 3rd डिग्री और 4th डिग्री स्ट्रक्चर पाई जाती है। हिस्टोन की अगर बेटा बात करते हैं तो इसी के ऊपर जो आपका क्रोमोसोम होता है वो लिपटा होता है। तो जब आप 12th में जाओगे, यानी कि अगले 1 तारीख से मैं क्लास चालू करूंगा 12th का नया बैच, तो वहां पर जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि वंशागति के आणविक आधार को पढ़ोगे, डीएनए पैकेजिंग वगैरह पढ़ोगे, तो आपको हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है पूरी स्ट्रक्चर बना करके दिखाया जाएगा और उसका काम क्या होता है उसको भी बताया जाएगा। तब तक के लिए आप इतना जानते रहिए कि जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो गोलाकार होता है, इसके पास 3rd डिग्री और 4th डिग्री का स्ट्रक्चर पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा कि कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्ल में नहीं होता है लेकिन प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। तो आपको ये पूछ रहा है कि एक ऐसा तत्व का नाम बताइए जो प्रोटीन के अंदर तो नहीं होता, प्रोटीन के अंदर वो एब्सेंट होता है लेकिन न्यूक्लिक अम्ल के अंदर पाया जाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन। तो यहां पर आपको अगर देखा जाए तो जो आपका फास्फोरस होता है वो न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए के अणुओं में देखते हैं जो आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चैन होती है डीएनए की, इस प्रकार से जो आपकी चैन बनी होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चैन बनी होती है बेटा, इस चैन के अंदर एक न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिक एसिड मिलते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ढेर सारे इसी प्रकार से न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड फास्फोरिक एसिड मिलेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चैन बन जाएगी। तो फास्फोरिक एसिड की बात करते हैं तो फास्फोरिक एसिड में फास्फोरस आपका सेंटर परमाणु होता है, मध्य परमाणु होता है और उसके बगल बगल क्या होते हैं हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन लगे होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लिक अम्ल के अंदर जो आपका फास्फोरस एटम होता है वो पाया जाता है, फास्फोरस परमाणु पाया जाता है, जबकि आपका फास्फोरस जो होता है वो प्रोटीन के अंदर नहीं पाया जाता। चलिए आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आखिरी क्वेश्चन क्या है मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं और समझाता हूं। चलिए, पिरिमिडीन तथा प्यूरिन अणु में नाइट्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है? तो ये पूछ रहा है कि जो पिरिमिडीन होता है और प्यूरिन जो होता है उसके अंदर नाइट्रोजन एटम्स की नंबर कितनी होती है, कितने संख्या में नाइट्रोजन परमाणु पाए जाते हैं। तो अगर आपको प्यूरिन और पिरिमिडीन की संरचना पता होगी, प्यूरिन और पेरिमिडीन की संरचना जब आपको पता होगी तो आप आसानी से बता लेंगे। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पेरिमिडीन। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो प्यूरिन होता है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है यानी कि 2 वलय संरचना होती है, और पेरिमिडीन जो होता है वो आपका सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। ये चीजें बताया था मैंने, तो आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि जिसमें डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा उसमें नाइट्रोजन की संख्या ज्यादा होगी और जिसमें सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा उसमें नाइट्रोजन की संख्या कम होगी। तो अभी हम आपको अगर ध्यान धराएं अच्छे से तो प्यूरिन के अंदर मैंने डबल रिंग स्ट्रक्चर बनाया था और वहां पर 4 नाइट्रोजन परमाणुओं को लिखा था, ठीक है। दूसरी ओर हमने पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर बनाया था और वहां पर 2 नाइट्रोजन परमाणु को लिखा था, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं क्या 4 और 2 का कॉम्बिनेशन है। पहला पिरिमिडीन सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर है, उसमें 2 नाइट्रोजन परमाणु पाए जाएंगे। प्यूरिन डबल रिंग का स्ट्रक्चर है, उसमें 4 नाइट्रोजन परमाणु पाए जाएंगे। तो अतः अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रेशियो जो बन जाएगा 2:4 का बन जाएगा। तो ऑप्शन 2:4 यहाँ पर है। तो इस प्रकार से ये जो है आपका वो सही जवाब है पहला। तो मैं आशा करता हूं कि जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने कराया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा और काफी हेल्पफुल होगा आगे चल करके। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए।